चलिए बिना किसी देरी के आज की इस केस स्टडी में सीधे उतरते हैं। आज हम जिस खौफनाक सच पर चर्चा करने वाले हैं वो थाईलैंड के इतिहास की सबसे खतरनाक सीरियल किलर एम रांगसिवुथापोन के बारे में है। देखिए, थाईलैंड को लोग अपनी खूबसूरती और मुस्कुराते चेहरों के लिए लैंड ऑफ स्माइल्स कहते हैं ना, लेकिन उसी जगह पर एक ऐसी क्रिमिनल सालों तक आजाद घूम रही थी जिसने न जाने कितने परिवारों की वो मुस्कान हमेशा के लिए छीन ले। इस एक्सप्लेनर के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल आम सी दिखने वाली महिला ने लालच और धोखे का एक ऐसा जाल बुना जिस पर यकीन कर पाना, सच कहूं तो किसी के लिए भी नामुमकिन सा है। अब जरा इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। कोई इंसान अपने सबसे करीबी, सबसे भरोसेमंद दोस्त के साथ बाहर गया है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, पर अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं और वो मदद के लिए अपने उसी दोस्त की तरफ देखता है। लेकिन वो दोस्त कोई मदद नहीं करता, वो बस चुपचाप खड़ा होकर उसे तड़पते हुए देखता रहता है। और जैसे जैसे जान निकल रही होती है, उस दोस्त के चेहरे पर एक अजीब सी ठंडी मुस्कुराहट आ जाती है। सुनने में किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है ना? पर दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है, ये वही भयानक हकीकत है जिसका सामना उन मासूम लोगों ने किया जिन्होंने एम को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानने की गलती की थी। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 14 अप्रैल 2023 से। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए कि कैसे एक शांतिदायक मैरिड ट्रिप यानी पुण्य कमाने की आध्यात्मिक यात्रा एक मौत के खेल में बदल गई। कोए नाम की एक 32 साल की सिंगल मदर थी जो अपनी 10 साल की बच्ची से बेहद प्यार करती थी। वो एम के साथ इसी यात्रा पर निकली। सुबह का वक्त था, दोनों ने मंदिरों के दर्शन किए, दोपहर को साथ में बैठकर खाना खाया और उसके कुछ ही देर बाद वो माइक्लोंग नदी के पास मछलियों को पानी में आजाद करने पहुंची। कोए नदी की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर गई, जिस्म पर ना कोई चोट का निशान, ना खून की एक बूंद, और उसने वहीं तड़प तड़प कर अपनी जान दे दी। एक बिल्कुल शांति भरा दिन अचानक एक अनसुलझे रहस्य में बदल गया। लेकिन इस रहस्य पर से पर्दा तब उठा जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मतलब ये फुटेज सच में रोंगटे खड़े कर देता है। जब कोए नदी के किनारे तड़प रही थी और आसपास के अनजान लोग उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे थे, एम क्या कर रही थी? वो वहां से थोड़ी ही दूर खड़ी तमाशा देख रही थी। फुटेज में साफ दिखता है कि कैसे एम बार बार पलट कर देख रही थी, जैसे वो कोए के गिरने का ही इंतजार कर रही हो। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जब कोए जमीन पर गिर गई तो एम मदद के लिए नहीं भागी, बल्कि वो उसके पास आई, उसका फोन और कीमती सामान चुराया और अपनी मरती हुई दोस्त को वहीं छोड़कर चुपचाप वहां से पूरी तरह फरार हो गई। अब यहाँ उस हथियार को समझना बहुत जरूरी है जिसने पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सुराग लगाया। कोए की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आती है और उसमें निकलता है साइनाइड। देखिए, साइनाइड एक इतना तेज और खतरनाक जहर है ना कि ये शरीर के अंदर जाते ही कोशिकाओं को यानी सेल्स को ऑक्सीजन लेने से पूरी तरह रोक देता है। इंसान अंदर ही अंदर घुटने लगता है, उसके ऑर्गन्स एक एक करके फेल होने लगते हैं और बस कुछ ही मिनटों में मौत। इस हथियार की सबसे खतरनाक बात ही यही है कि अपना काम बिना किसी खून खराबी या बाहरी चोट के कर देता है, जिसे पकड़ पाना सच में बेहद मुश्किल होता है। और गैस कीजिए क्या, यही साइनाइड एम के घर और उसकी गाड़ी से भी बरामद हुआ था। 14 सिर्फ एक छोटा सा नंबर लगता है ना, लेकिन ये अकेला नंबर इस पूरी केस स्टडी का दायरा ही बदल कर रख देता है। क्योंकि कोए की मौत कोई सिंगल इंसिडेंट या एक्सीडेंट बिल्कुल नहीं थी। जब पुलिस ने गहराई से इन्वेस्टिगेट किया तो एक ऐसी भयानक सच्चाई सामने आई जिसने सबको हिला दिया। कोए का मामला तो दरअसल एक बहुत बड़े और खौफनाक पैटर्न का हिस्सा था। एम के हाथों अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 1 या 2 नहीं थी, बल्कि पूरे 14 थी। जी हाँ, 14। वो थाईलैंड के इतिहास की सबसे बड़ी सीरियल किलर बन चुकी थी, जिसने सालों तक पुलिस और समाज दोनों की आंखों में बुरी तरह धूल झोंकी थी। खैर, आप सोच रहे होंगे कि आखिर किसी को उस पर शक क्यों नहीं हुआ? तो जरा इसे देखिए। ये साफ दिखाता है कि एम ने अपने आसपास एक कैसा झूठा और चमकदार दिखावा रच रखा था। बाहर से देखने पर वो एक बेहद सक्सेसफुल बिजनेस वुमन लगती थी। महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, हाई सोसाइटी में उठना बैठना उसका काफी दबदबा था। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई बहुत डार्क थी। असल में एम को जुए की यानी गैम्बलिंग की बहुत गंभीर लत थी। वो अपना सब कुछ जुए में हार चुकी थी और उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड्स का लाखों का उधार चढ़ा हुआ था। उसके अंदर सहानुभूति या एम्पैथी नाम की कोई चीज तो थी ही नहीं। उसके लिए उसके दोस्त बस एक चलता फिरता एटीएम थे जिनसे पैसे निकालकर वो अपनी लत पूरी कर सके। अपना ये भारी भरकम कर्जा चुकाने के लिए उसने क्या किया? उसने एक बेहद ठंडा और सोची समझी साजिश वाला मौत का फॉर्मूला तैयार किया। उसका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, ऐसे दोस्त जो अमीर हों और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। पहले वो उनसे दोस्ती बढ़ाती, फिर उन्हें अपनी किसी फेक इन्वेस्टमेंट या सोने की स्कीम का लालच देती और उनसे भारी भरकम उधार ले लेती। अब आती है सबसे खौफनाक कड़ी। जब उन दोस्तों को पैसे लौटाने का वक्त आता तो पैसे लौटाने के बजाय एम उनके खाने या दवाई में चुपके से साइनाइड मिला देती और उन्हें हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देती।
धोखे के इस डरावने सफर को देखिए। ये जानना सच में हैरान करने वाला है कि वक्त के साथ एम कितनी बेखौफ और लालची होती चली गई। 2020 में उसने सावित्री नाम की एक महिला को डाइट पिल के बहाने जहर दे दिया। क्यों? सिर्फ 1,62,000 के लोन के लिए। फिर 2022 में कनिका को डिनर पर बुलाया और खाने में जहर मिला दिया, सिर्फ 6,562 के सोने के लिए। और 2023 तक आते आते तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने एक पुलिस लेफ्टिनेंट नीपा को एक मंदिर के अंदर जहर दे दिया, वो भी सिर्फ 1,162 कैश के लिए। मतलब जरा सोचिए, उसके लिए एक इंसान की जान की कीमत बस चंद पैसों तक सिमट कर रह गई थी। पर धोखे की सारी हदें तो उसने मार्च 2023 में पार की। ये एक ऐसी घटना है जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। एम ने अपने ही बॉयफ्रेंड दे को जहर देकर मार डाला। और सबसे खौफनाक बात जानते हैं क्या है? उस वक्त एम खुद दे के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसने दे के नाम पर 7 मिलियन बाहत का इंश्योरेंस ले रखा था ताकि उसकी मौत के बाद वो सारा पैसा उसे मिल जाए। उसने दे को एक ही दिन में 2 बार जहर दिया और मौत होने के बाद उसी रात बड़ी बेशर्मी से अपना जन्मदिन भी मनाया। ऐसा कोल्ड ब्लडेड मर्डर शायद ही किसी ने देखा हो। अब एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर वो इतने लंबे समय तक पुलिस की नजरों से बची कैसे रही? इसका जवाब बहुत ही चौंकाने वाला है। वो था उसका एक्स हस्बैंड विथून, जो खुद एक पुलिस लेफ्टिनेंट था। यहाँ देखिए, एक तरफ एम दी एग्जीक्यूशनर थी तो दूसरी तरफ उसका पूर्व पति द फैसिलिटेटर। विथून ने इन भयानक अपराधों में उसका पूरा साथ दिया। चुराई गई गाड़ियों को गिरवी रखवाने से लेकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने तक उसने सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, विथून की पुलिस की वर्दी ने एम को एक ऐसी ढाल दे दी थी जिसके डर से अगर किसी को उस पर शक होता भी था तो वो पुलिस के चक्कर में पड़ने से घबराता था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। जब आखिरकार पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में तेजी दिखाई तो एक के बाद एक सारे राज खुलने लगे। बैंक अकाउंट्स चेक हुए तो लगभग 78 मिलियन बाहत का लेन देन सामने आया। ये वो ब्लड मनी थी जिस पर मासूमों का खून लगा था। और एम की नीचता देखिए, उसने अपनी सच्चाई छिपाने के लिए छोटे छोटे बच्चों तक का इस्तेमाल किया। उसने 5 बच्चों को 500 बाहत का लालच देकर साइनाइड की बोतलें जमीन में गाड़ने को कहा था। पर किस्मत अच्छी थी कि पुलिस ने वक्त रहते उन्हें बरामद कर लिया। सिर्फ 3 महीनों के अंदर पुलिस ने दिन रात एक करके 900 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ की और सबूतों का एक पूरा पहाड़ खड़ा कर दिया। और फिर आखिरकार गिरा कानून का वो भारी हथौड़ा जिसने उसके बचने के सारे रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए। एम पर कितने चार्जेस लगे पता है? 1, 2 या 10 नहीं, पूरे 80 आपराधिक आरोप। इन 80 चार्जेस में प्री प्लान्ड मर्डर, लूटमार के दौरान हत्या, सबूत मिटाना और जहर देने जैसे बेहद संगीन मामले शामिल थे। ये भारी भरकम संख्या अपने आप में इस बात का सबूत है कि कानून ने इस सीरियल किलर को उसके एक एक गुनाह के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराने का पक्का इंतजाम कर लिया था। अब यहाँ थाईलैंड के कानून का एक पहलू जानना जरूरी है। वहाँ के नियम के मुताबिक किसी भी प्रेग्नेंट महिला को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। एम अपनी प्रेगनेंसी का फायदा उठाकर इस आखिरी सजा से आराम से बच सकती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। गिरफ्तारी के ठीक 2 महीने बाद उसका मिसकैरेज हो गया और उसी के साथ उसकी वो इकलौती कानूनी ढाल भी उससे छिन गई। कोर्ट रूम का वो मंजर सोचकर ही डर लगता है। जब जज उसे उसके दरिंदगी भरे अपराधों के लिए मौत की सजा सुना रहे थे तो उसके चेहरे पर पछतावे का एक छोटा सा निशान भी नहीं था। वो बस खड़ी होकर हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी। ये मुस्कुराहट बताती है कि उसके अंदर एक कितना क्रूर और ठंडा राक्षस बैठा था। विलियम शेक्सपियर की एक बहुत मशहूर लाइन है, नर्क खाली है और सारे शैतान यही हैं। एम का ये केस इस लाइन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी-कभी सच्चे राक्षस कोई भयानक रूप बनाकर नहीं आते, बल्कि वो अक्सर एक दोस्त की उसी जानी पहचानी मुस्कान के पीछे छिपे होते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात सीखने को मिलती है वो ये कि हमें बहुत सोच समझकर ये तय करना चाहिए कि जिंदगी में किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। तो अगली बार जब कोई आपको अचानक से कोई बहुत फायदेमंद लगने वाली इन्वेस्टमेंट स्कीम बेचने की कोशिश करे, भले ही वो आपका सबसे करीबी दोस्त क्यों ना हो, क्या आप बिना सोचे समझे उस पर भरोसा करेंगे? उम्मीद है इस केस स्टडी ने आपको कई पहलुओं पर गहराई से सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। सतर्क रहिए और अपना ख्याल रखिए।